किसी इंसान से उसकी इंसानियत छीन ले तो वो क्या है? अगर उसे शिकारी और शिकार के बीच चुनना पड़े तो वो क्या है? जवाब है हिंसक जानवर। ऐसा जानवर जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म करना जानता है। ऐसा जानवर जो सिर्फ भक्षण करना जानता है। आज के एपिसोड का टॉपिक एक ऐसी फिल्म है जो इंसान के अंदर छिपे जानवर की बात करती है बिना किसी सजावट के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। आप देख रहे हैं भारत टॉक न्यूज़, जहां हम रीजनल सिनेमा की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू की। हाल ही में इसे भारत की ओर से ऑस्कर्स के लिए भेजा गया है। इस पर कंटेंट ड्रिवन फिल्में देखने वालों की खुशी अपार थी। आज जानेंगे कि जल्लीकट्टू में ऐसा क्या था कि ये इबे आले औ मुथॉन, चिंटू का बर्थडे, द डिसाइपल जैसी क्रिटिकली अक्लेम फिल्मों को पछाड़कर नॉमिनेट हुई। बताएंगे फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और इस फिल्म को साकार रूप देने वाले डायरेक्टर के बारे में। जल्लीकट्टू शब्द एपिसोड में बार बार आने वाला है, तो फिल्म की कहानी जानने से पहले आइए जानते हैं इस शब्द की कहानी। जल्लीकट्टू एक पुराना खेल है। इसकी जड़ें तमिलनाडु से हैं। पोंगल के दौरान खेला जाता है। होता क्या है? मोटा माटी यूं समझिए कि सांड से कुश्ती। उसे काबू करने वाला विजेता माना जाता है। खेल को उत्तेजक बनाने के लिए सांड को नशा दिया जाता है। इतने पर भी बात नहीं बनती तो सांड को चोट पहुंचाई जाती है ताकि वो और भड़के। खेल जितना उत्तेजक उतना देखने वालों के लिए मनोरंजन। कुछ साल पहले इस खेल पर बड़ा विवाद भी हुआ। जानवरों के लिए काम करने वाले कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इसे बैन करवाने के लिए। कोर्ट ने बैन भी लगा दिया, पर तमिलनाडु के लोग सड़कों पर उतर आए। जबरदस्त हिंसा हुई। खेल को संस्कृति और आस्था का सवाल बनने में भी देर नहीं लगी। रजनीकांत और कमल हासन जैसे तमिल सुपरस्टार्स ने भी जनता की हाँ में हाँ मिलाई। हालात बिगड़ते देख जल्लीकट्टू को फिर से हरी झंडी दिखा दी गई। अब जानते हैं फिल्म की कहानी। केरल के इडुक्की जिले का एक छोटा सा गांव वेरकी उस गांव का कसाई है और बहुत पॉपुलर कसाई। गांव के बाकी लोगों के लिए भी जिंदगी चल रही होती है, पर एक सुबह सब बदल जाता है। दरअसल चाकू की धार गर्दन पर लगने से ठीक पहले वेरकी का भैंसा भाग उठता है और ऐसा भागता है कि पूरे गांव में भौकाल मचा देता है। एकाएक भीड़ जुट जाती है। सबका मकसद एक, भैंसे को मारना। पर अगर कहानी इतनी ही होती तो ये 1 घंटे 34 मिनट की फिल्म आज चर्चा का विषय ना होती। शिकार और शिकारी के इस खेल के बीच में भी बहुत कुछ घटता रहता है। मानो सबके अंदर भागे हुए भैंसे से भी भयानक जानवर हो, बस सही मौके के इंतजार में। फिल्म के एंड में एक सीन है जहां कीचड़ में सने 2 पैरों के निशान साथ दिखते हैं, एक इंसानी पैर और दूसरा भैंसे का खुर। जैसे इंसान और जानवर का फर्क जो पहले धुंधला था, फिल्म के इस पॉइंट तक मानो खत्म हो गया हो। फिल्म के साउंड डिजाइनर रंगनाथ रवि का कमाल बताते हैं। कहते हैं कि एक अच्छी फिल्म अपने पहले ही सीन में अपनी कहानी बता देती है। यहाँ भी ऐसा ही है। फिल्म शुरू होती है घड़ी की टिक टिक से। इस पर किरदार अपनी सांस छोड़ते हुए एक एक कर आंखें खोलते हैं। सांस छोड़ने की आवाज घड़ी की टिक टिक से ऐसे घुलती है जैसे कोई जानवर जोर जोर से सांसें ले रहा हो। एक जबरदस्त फिल्म में किरदार आपको सब कुछ बोलकर अपनी मनोदशा नहीं जाहिर करेगा, बल्कि जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो कैसे हालात से गुजर रहा है, ये सब आपको बिना बोले महसूस करवाएगा, जिसे सिनेमा की शो डोंट टेल तकनीक भी कहते हैं। जल्लीकट्टू में भी ऐसे शो डोंट टेल मोमेंट्स हैं। आइए उनकी बात करते हैं। एंटनी वेरकी के यहाँ काम करता है। उसी के हाथों से ही भैंसे की पकड़ छूटी थी। एक सीन में वो सोफी के घर आता है। सोफी दरअसल वेरकी कसाई की बहन है। अंदर घुसकर रस्सी ढूंढने लगता है भैंसे को बांधने के लिए। रस्सी भी मिल जाती है। इसके बाद सोफी को जबरदस्ती किस करता है, मानो अपनी बहादुरी का नमूना दे रहा है। पलटकर वापस जाने लगता है। सोफी आवाज देती है। आपको लगेगा कि एक करारा तमाचा आने वाला है, पर ऐसा नहीं होता। सोफी उससे भैंसे की टांगे लाने को कहती है ताकि वो एक स्पेशल डिश बना सके। एंटनी चला जाता है। इसके बाद काफी देर तक कैमरा बिना हटे सोफी पर रहता है कि मानो अब वो अपनी बेबसी, अपना गुस्सा निकाल बाहर फेंकेगी, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस सीन के जरिए बहुत बड़ी बात कही है, कैसे हमने अपने घरों और अपने सिनेमा में औरतों पर वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया है।
कैसे ये समाज औरतों की नाम में भी हाँ ढूंढने का आदी हो गया है और उनके रिएक्शन को जरूरी नहीं समझता। इसका एक और छोटा सा उदाहरण फिल्म के शुरू में मिलता है, जब गांव वालों का रूटीन दिखाया जाता है। वेरकी अपने कसाई बाड़े में बिजी है, एंटनी अपने चाकू को धार देने में लगा है, एक पिता अपनी बेटी की सगाई की तैयारी कर रहा है और एक इंस्पेक्टर अपनी बीवी को मार रहा है। वेरकी से शुरू हुए इस सीक्वेंस में इंस्पेक्टर तक आने तक कोई बदलाव नहीं आता। बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा सब नॉर्मल, जैसे कुछ अलग हुआ ही ना हो, जिसे रुक कर देखा जाए जैसे सब आम है। देखने पर फिल्म का केंद्र बिंदु भैंसा लगता है, पर है नहीं। एक विचारधारा जिसने पूरी फिल्म को बांध रखा था, वो थी खोखली मर्दानगी, और इसके नमूने आपको पूरी फिल्म में मिलेंगे। पहला तो फिल्म का टाइटल, जल्लीकट्टू खेल का आधार ही थोथी ताकत का प्रदर्शन है। खेल में सांड को चोटिल करते हैं, नशा करवाते हैं, ताकि सामने मर्दों के झुंड में से एक को अपनी असीम शक्ति दिखाने को मिले। अब आते हैं फिल्म पर। जब सिचुएशन काबू में नहीं आती तो बाहर से मदद ली जाती है, कुट्टाचन को बुलाकर। दरअसल कुट्टाचन उसी गांव का वासी था, पर किसी बात पर उसे निकाल दिया जाता है। कुट्टाचन एक जीप पर आता है, जीप में नहीं जीप पर, बोनट पर बैठा, एक हाथ में बंदूक, दूसरे में बीड़ी। एंट्री एकदम फिल्मी। अपने पहले ही सीन में वो दिखा देता है कि उसे क्या चाहिए, लोगों का अटेंशन। एंटनी का कुट्टाचन से इतिहास रह चुका है, इसलिए वो इस फैसले से तिलमिला उठता है। अब एंटनी का मकसद सिर्फ भैंसे को पकड़ना नहीं, वो उसे कुट्टाचन से पहले पकड़ना चाहता है, ताकि अपना रौब जमा सके, दिखा सके कि वो कुट्टाचन से बेहतर है। एक जगह कुट्टाचन भैंसे को काबू में कर लेता है, मुड़कर एंटनी से मदद मांगता है, पर प्रतिस्पर्धा में पागल एंटनी उस पर ही हमला कर देता है। जिस भैंसे को पकड़ने के लिए इतनी कशमकश की, उसे एक बार फिर आतंक मचाने के लिए जाने दिया जाता है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिन्होंने इस फिल्म को कागज से निकालकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जल्लीकट्टू को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया। उसके बाद एक सवाल डायरेक्टर से बार बार पूछा गया, अब तक पूछा जाता है, कि आपने भैंसे के साथ शूट कैसे किया। इस पर डायरेक्टर का सीधा जवाब था कि वहां कोई भैंसा था ही नहीं। पूरी बात समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। डायरेक्टर लिजो जोस पेलिसेरी ने एस हरीश की कहानी माओइस्ट पढ़ी और फटाफट उसे बनाने का मन बना लिया। पर यहाँ एक समस्या थी, कहानी का मुख्य किरदार भैंसा था। फिल्म में भैंसे के साथ शूट करना असंभव था। धर्म संकट में फंसे लिजो को मोटिवेशन चाहिए थी, जो उन्हें स्टीवन स्पिलबर्ग से मिली। उन्होंने स्पिलबर्ग की जॉस और जुरासिक पार्क कई बार देख डाली। जॉस में एक एनिमेट्रॉनिक शार्क यूज की गई थी, वहीं जुरासिक पार्क में वीएफएक्स के दम पर डायनासोर खड़े किए गए। अपने भैंसे के लिए उन्हें आइडिया मिल गया था एनिमेट्रॉनिक एनिमल के जरिए। सरल भाषा में समझे तो एनिमेट्रॉनिक एनिमल एक रोबोट होता है जिसे हूबहू जानवर की शक्ल दी जाती है। उसकी बनावट, उसकी खाल आदि पर बारीकी से काम होता है। इसे एक इंसान ही ऑपरेट करता है। लिजो को पता था कि बजट ज्यादा नहीं है, तो वीएफएक्स के भरोसे बैठना बेकार था। उन्होंने अपने आर्ट डायरेक्टर गोकुल दास को बुलाया, अपना प्लान समझाया। गोकुल तैयारी में लग गए। कुल 5 भैंसे बनाए गए, जिनकी कीमत पड़ी 20 लाख रुपए। किसी का सिर्फ सर था तो किसी के सिर्फ पैर, पर मेन काम तो अब था। इस मैकेनिकल भैंसे को कंट्रोल करना जितना इजी लग रहा था उतना था नहीं। कभी भैंसे को मरम्मत की जरूरत पड़ती तो कभी भैंसे को चलाने वाले को। दरअसल भैंसे को उसके अंदर बैठकर कंट्रोल करना पड़ता था, और इसी में कंट्रोल करने वाले के लिए देखना मुश्किल हो जाता था कि भैंसा कौन सी दिशा में जा रहा है। नतीजन बार बार भिड़ंत होती, कभी किसी दीवार से तो कभी खंबे से। बाद में भैंसे के आगे कैमरा लगाकर इसे फिक्स किया गया। फिल्म की मेन कास्ट में एंटनी वर्गीस, सबूमन अब्दुसमद, चेम्बन विनोद जोस, सेंथी बालचंद्रन जैसे एक्टर्स लीड रोल में थे। एंटनी और लिजो ने इससे पहले लिजो की फिल्म अंगामाली डायरीज में भी साथ काम किया है। भैंसे को पकड़ने का भूत सिर्फ इन किरदारों के सर नहीं नाच रहा था। ऐसे असंख्य लोग थे जो भैंसे के लिए अपनी चाकू छुरी पैने किए घूम रहे थे, जिनकी जबान पे गुर्राहट और आंखों में खून दौड़ रहा था। कौन थे ये लोग? फिल्म में ये गांव की जनता थी, और वास्तविकता में भी ये गांव की जनता ही थी। खुद ये बात लिजो जोस ने कंफर्म की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि गांव वालों के लिए उन्होंने एक्टर्स को नहीं चुना, बल्कि खेतों से, फैक्ट्रियों से, चाय के बागानों से लोगों को बुलाया।
इन लोगों ने कभी कैमरा फेस नहीं किया था। लिजो ये बात जानते थे, इसका ध्यान भी रखा, इसलिए इन लोगों को ज्यादा एक्टिंग का गणित नहीं पढ़ाया, बस कहानी बता दी और उनसे क्या उम्मीद की जा रही थी वो बता दिया। रिजल्ट सबके सामने आ गया और ऐसा आया कि अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं होते कि वो एक्टर्स नहीं थे। या तो ये लिजो का जादू था या उन कलाकारों का, फैसला आप कर लीजिए। भैंसे की असलियत को लेकर भ्रम में पड़ने वाले सिर्फ आम लोग नहीं थे, सेंसर बोर्ड के अधिकारी भी लिजो के कमाल से चकमा खा गए। दरअसल फिल्म बनाने के बाद इसे सेंसर बोर्ड भेजा गया सर्टिफिकेशन के लिए। लिजो को लगा कि सब जल्दी निपट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सेंसर बोर्ड ने उल्टा लिजो को बुलावा भेजा, कहा कि फिल्म पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने फिल्म में एक असली भैंसे को यूज किया है और उसे काफी चोट भी पहुंचाई है। लिजो इस बात से हैरान थे, समझ नहीं आ रहा था इसे कॉम्प्लीमेंट समझे या कंप्लेंट। अपनी तरफ से खूब समझाया पर बोर्ड नहीं माना। अंत में एक कंडीशन रखी, फिल्म की पूरी मेकिंग लाओ जो साबित कर सके कि भैंसा इंसानी बुद्धि का कमाल था। लिजो फिल्म की मेकिंग के वीडियोस जुटाने में लग गए, थोड़ा टाइम लिया और सेंसर बोर्ड को दिखा दिए। बोर्ड ने बार बार क्रॉस चेक किया, फिर माना। इसका नतीजा ये निकला कि फिल्म मेकिंग की डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई, जिसका टीजर आप YouTube पर भी देख सकते हैं। नॉन एक्टर से एक्टिंग करवाई, नकली भैंसे को असली बनाया, कुछ पन्नों की कहानी को 7 mm के पर्दे पर विशालकाय रूप दिया। बात करेंगे फिल्म क्रेडिट्स में सबसे आखिरी नाम की, यानी फिल्म के डायरेक्टर की। लिजो जोस पेलिसेरी पहली फिल्म बनाई नायकन 2010 में। फिल्म नहीं चली। बता दें कि इसी नाम से कमल हासन की भी फिल्म आई थी साल 1987 में। आगे जाकर उनकी बेस्ट फिल्मों में शुमार हुई। खैर, बात फिर से लिजो की। नायकन के बाद बनाई सिटी ऑफ गॉड। पृथ्वीराज सुकुमारन और पार्वती जैसे स्टार्स को लेकर क्रिटिक्स ने फिल्म को सराहा। इसे मलयालम सिनेमा की नई जनरेशन फिल्मों में गिना जाने लगा। पर खाली क्रिटिक्स की तारीफों से बॉक्स ऑफिस भरते तो क्या बात होती। थोड़ा गैप लिया, 2 साल बाद आई अमेन, कुंभलंगी नाइट्स वाले फहद फासिल के साथ। लिजो की पहली फिल्म बनी जिसने थिएटर्स भी भरे और क्रिटिक्स की तारीफों से अखबार के कॉलम भी। इसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ एक और फिल्म बनाई, डबल बैरल। खास कमाल नहीं कर पाई। कहते हैं अच्छी चीजों को समय लगता है, यहाँ ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इसके बाद आई वो फिल्म जिसे देखकर अनुराग कश्यप तक बोल पड़े कि भाई अगर ये फिल्म नहीं देखी तो क्या ही देखा। फिर फिल्म थी अंगामली डायरीज। लिजो ने इस फिल्म में एक्सपेरिमेंट किया, 90 नए एक्टर्स लेकर। एक्सपेरिमेंट का परिणाम ऐसा कि मानो आसमान फाड़ दिया। जल्लीकट्टू में वेरकी का किरदार निभाने वाले चेम्बन विनोद जोस इसके राइटर थे। इसका क्लाइमेक्स कौन ही भूल सकता है, जिसने जब भी देखा गुण गाते नहीं थका। सीन था 11 मिनट का एक लॉन्ग टेक, यानी कैमरा बिना कट किए 11 मिनट तक किरदारों की जिंदगी जिया। इसमें सिनेमाटोग्राफर थे गिरीश गंगाधरन। जल्लीकट्टू की दुनिया को रफ्तार देने वाले भी यही हैं। लिजो जोस की फिल्मों में वायलेंस हमेशा एक किरदार की तरह रहा है, जो बिना किसी लाज शर्म की पट्टी ओढ़े अपने पूरे घिनौनेपन के साथ फिल्मों में बना रहता है। पर ये लिजो की खास बात नहीं, खासियत है इस वायलेंस को जिम्मेदारी से यूज करना, इसे सुंदर ना बनाना, किसी भी रूप में ग्लोरीफाई ना करना। जो सिनेमा के जानकार समझते हैं कि हिंसा को बिना ग्लोरीफाई किए नहीं दिखाया जा सकता, उन्हें लिजो की फिल्मों में कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए। इसी साल के शुरू में जल्लीकट्टू Amazon प्राइम वीडियो पर आ चुकी है। अगर आप किसी दूसरी भाषा की फिल्म से हिचकिचाते हैं तो इस फिल्म को मौका दीजिए आपकी झिझक मिटाने के लिए, और फिर देखिए नया सिनेमा, एक नई दुनिया। फिल्म देखिए, हमें बताइए कैसी लगी, ये एपिसोड कैसा लगा। आपका फीडबैक सिर माथे पर। आज के भारत टॉकीज में बस इतना ही। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।